देश में किसी भी समय लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो सकता है। ऐसे में प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। दोनों दलों ने दिल्ली दरबार में मोर्चा संभाल लिया है और चुनावी चक्रव्यूह रचे जाने लगे हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी दिए जा रहे हैं। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर, खजुराहो, भोपाल में बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को जीत के 4 मंत्र दिए। शाह के 4 मंत्र: विस्तार, जहां पार्टी कमजोर है वहां नए लोगों को पार्टी से जोड़ना। शुद्धिकरण, पार्टी में लाए गए लोगों के मन से पुरानी विचारधारा निकालना। संस्कारीकरण, कार्यकर्ता के मन में भाजपा के संस्कार जागृत करना। परिपूर्ण कर अजय बनाना, बूथ को कांग्रेस मुक्त बनाकर अजय करना। बीजेपी हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लक्ष्य लेकर चल रही है। शाह ने कहा कि हर बूथ को कांग्रेस साफ बूथ बनाने का लक्ष्य चलाना चाहिए, मतलब बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट न मिले। कांग्रेस के रूटों पर नजर रखने के निर्देश भी अमित शाह दे रहे हैं। उधर कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने भी चुनाव के लिए 3 सूत्री मंत्र दिया है। उन्होंने घरों में जाकर 3 कैटेगरी में वोटर चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का मंत्र: एन, कांग्रेस का वोटर नहीं तो एन कैटेगरी। ओ, वोटर न्यूट्रल पर ओ कैटेगरी। सी, कांग्रेस का वोटर है तो सी कैटेगरी। कांग्रेस भी अपने इस अभियान से हर वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश में है। इस तरह देखें तो दोनों पार्टियां बूथ स्तर पर अपने को मजबूत बनाने में जुटी हुई है और अपने मंत्र को दूसरे से शक्तिशाली बता रही है। असली रणनीति तो है कि मशीनों को कैसे रोकें, उस पे हम लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं। कोई ये बूथों से तो जीते हो नहीं रही हैं, जहां से हो रही हैं वहां पे कोशिश कर रहे हैं चौकबंदी करने की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह आह्वान किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि वो लोगों के घरों में जाए और मतदाताओं से बात करे। तो भैया, घरों में जाना उनका काम है, पर घर वाले आने देंगे जब से कांग्रेस के आला नेताओं ने राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार किया है, तब से इस देश के प्रत्येक घर का दरवाजा कांग्रेस के लिए बंद हो चुका है। जब दरवाजा ही बंद मिलेगा तो वो कैसे तो जाके मतदाता से बात करेंगे और क्या वो पूछेंगे। चुनाव कोई भी हो, इसके नतीजे तय करने में बूथ मैनेजमेंट अहम होता है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बूथ मैनेजमेंट के जरिए 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। इसमें बहुत हद तक कामयाबी भी मिली। पिछले चुनाव की तुलना में भाजपा के वोट 10% बढ़े हैं। अब वो नया टारगेट हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने को लेकर चला रही है। कांग्रेस भी इसकी काट में जुट गई है। देखना यह है कि इसमें किसको कितनी कामयाबी हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा चुनावी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। लोकसभा चुनाव में चलेगा किसका चुनावी मंत्र? बूथ मैनेजमेंट की तैयारी में कौन पड़ रहा भारी? हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने में कैसे कामयाब होगी भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस भी कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से अब जो समर है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है और इसकी तपिश और इसकी गर्मी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों ही दल, चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की बात कर रही है, यानी कि 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। वो कहती है कि 28 सीटें हमारे पास में हैं जो 2019 में जीती थी, सिर्फ एक के लिए हमें रणनीति बनाना है। इसके अलावा अगर बात की जाए पूरे देश में तो 400, अब की बार 400 पार का नारा है। व्यक्तिगत तौर पर देखें, भारतीय जनता पार्टी स्वयं के दम पर 370 की बात कर रही है और इसी 370 को उन्होंने बूथ स्तर पर फैलाया है, बूथ मैनेजमेंट को लेकर फैलाया है कि आपको हर बूथ पर 370 वोट लाना है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश
दौरे पर आए, एक दिन का दौरा था, ग्वालियर, खजुराहो और फिर भोपाल। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित किया और यहाँ से तमाम सारे चुनावी मंत्र देकर गए हैं। और रणनीति तो ये है कि पूरी तरीके से जो कांग्रेस अगर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है तो वो भी खत्म करना है अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, उस पर भी 370 हर बूथ पर आपको वोट बढ़ाना है। आज इसी पर चुनावी मंत्र क्या है, भारतीय जनता पार्टी का किस तरह के मंत्र को लेकर काम कर रही है, कांग्रेस की क्या रणनीति, आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा कुछ डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी। स्वागत है प्रताप भानु शर्मा साहब आपका। हमारे साथ में हैं मंजरी जैन जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। मंजरी जी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ में हैं। सुरेश शर्मा जी आपका भी स्वागत करता हूं। और सीधे प्रताप भानु शर्मा साहब के पास में आता हूं। प्रताप भानु शर्मा साहब, अब जो समय है और समर भी है लोकसभा चुनाव का, और समय भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। किसी भी समय अब तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, रणनीति इसी बात को लेकर है कि हर जो हारे हुए भी बूथ हैं उनको भी कैसे जीतना है, और क्लीन स्वीप की वो बात कर रहे हैं। अमित शाह जी आए थे, तमाम सारे मंत्र वो देकर गए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो रही या होने वाली है कि जिस तरह से नज़र उनकी आपके कार्यकर्ताओं, नेताओं पर भी है। सर, इस चुनौती से कैसे कांग्रेस निपटेगी? जो राजनीतिक चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, विधानसभा, सभी राजनीतिक दल उसे चुनौतीपूर्ण तरीके से ही तैयारी करते हैं। विधानसभा में जो चुनाव हुए उसकी भी बहुत तैयारी करी थी, परंतु अब यदि ईवीएम मशीनों में हेराफेरी हो जाए, सिलेक्टिव बेसिस पर कांग्रेस के वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो जाए, तो अब उसका इलाज तो ढूंढना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। हमने तो चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट सभी से मांग करी कि मत पत्र के आधार पर चुनाव कराए जाएं और पूरी तैयारी से कांग्रेस अपने प्रदेश स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक और पोलिंग बूथ तक कार्यकर्ताओं से संवाद करने में, रणनीति बनाने में जुटी हुई है। भाजपा के नेता भी दौरा कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व भी पदयात्रा के माध्यम से, आम सभाओं के माध्यम से जो भाजपा केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियां हैं, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन की बात है, धरना प्रदर्शन, बेरोजगारी। आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हंगामा नौजवानों ने करके रख दिया राहुल गांधी की पदयात्रा में कि 48 लाख लोग ने अप्लाई किया 10,000 पोस्टों के लिए जो पुलिस विभाग की निकली थी, और इसके पहले एग्जाम देने जाते उसके पर्चा लीक हो गया। इतना बड़ा धोखा नौजवानों के साथ हो रहा है। महंगाई आसमान पर है। जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन क्या महंगाई बढ़ाकर आते हैं? 400 का सिलेंडर 1400 का करने से अच्छे दिन आते हैं। पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल 100 के पार हो गया, किसानों के खाद बीज दुगने हो गए, किसान को हम एमएसपी नहीं दे पा रहे। जबकि पिछले आंदोलन के दौरान उनके नेताओं ने, मंत्रियों ने किसानों के डायलॉग में ये बात करी थी कि हम इस पर विचार करके एक सुटेबल फार्मूला वर्कआउट करेंगे और किसान को न्यूनतम लेकिन मूल्य होता है प्रताप वो देने का। लेकिन प्रताप भानु शर्मा साहब, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भी स्वीकार, कोई कानून नहीं है। लेकिन प्रताप भानु शर्मा साहब, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भी देखना होगा कि अगर देखें, ठीक है आप तमाम सारी चीजें कह रहे हैं, कांग्रेस भी लंबे समय चाहे ईवीएम की बात करें या फिर जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों पर नजर डालें, कुछ समय पर नजर डालें, जो एक भगदड़ सी कहीं ना कहीं कांग्रेस में मच गई है। आए दिन तमाम सारे कांग्रेस के, चाहे वो नेता हों चाहे कार्यकर्ता हों, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इन चीजों के बीच में कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या कांग्रेस के सामने है कि अपनों को सुरक्षित रखना? जिन्हें जाना है या जिन्हें पद का या सत्ता का या पैसे का कोई लोभ है, वो जा सकते हैं और जा रहे हैं। क्योंकि अब भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बदल गए हैं। अब विचारधारा उनके अंदर नहीं रह गई और ये विचारधारा की लड़ाई नहीं रह गई है। अब ये कुर्सी और सत्ता हथियाने की बात रह गई है। इसीलिए ये सब बातें हो रही हैं। परंतु कांग्रेस में बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता मौजूद है और कार्यकर्ता की दम पर चलिए सर दोबारा आपके पास में आता हूं। मंजरी जैन जी से जवाब ले लेता हूं। आपके लिए जो सवाल है,
मंजरी जी एकजुट होकर कार्यकर्ता काम ठीक है करेगा। सर, आता हूं दोबारा आपके पास में आता हूं। मंजरी जैन जी हमारे साथ में है, मंजरी जैन जी से जवाब ले लेता हूं। मंजरी जैन जी, जिस तरह से प्रताप भानु शर्मा साहब कह रहे हैं और आप बात क्लीन स्वीप की कर रहे हैं, अमित शाह जी आए थे, तमाम तरह के मंत्र भी दे गए, लेकिन कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप में वो छिंदवाड़ा सीट भी है आपकी, जहाँ पर 7 जो विधानसभा की सीटें थी वो बीजेपी को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ ऐसे मंत्र हैं या और इन्हीं जो चीज़ें हैं आपकी, क्या लगता है कि नहीं इस बार हम क्लीन स्वीप करने के ही छोड़ेंगे? देखिए, ये आज़ादी का अमृत काल चल रहा है और इस समय मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो राष्ट्रोदय का काम कर रही है। अब वो कैसे कर रही है? महिलाओं का सशक्तिकरण करके, विकास की गाथा देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो विकास की गाथा लिखी है वो कांग्रेस 50-60 सालों तक इस देश पर राज करती रही, वो काम नहीं कर पाई। एक छोटी सी छोटी बात, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने की बात हो, चाहे महिलाओं को नल की टोंटी से पानी आने की बात हो, चाहे एक पक्की छत की बात हो, ये कांग्रेस दशकों सरकार में रहने के बाद भी नहीं कर पाई है। आज महिलाओं को न सिर्फ हमने धुएं से निजात दिलाई, बल्कि आज हमने उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने का काम किया। 33% आरक्षण देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। एक 3 तलाक जैसा जो दंश एक समुदाय की महिलाएं झेल रही थी, उससे भी निजात दिलाने का काम किया तो माननीय मोदी जी ने किया। देखिए किस संवेदनशीलता के साथ हमारी योजनाएं आई मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम गरीब के उत्थान की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, और अंत्योदय की सिर्फ बात नहीं करते, इतनी योजना है कि तकरीबन 60 करोड़ लोग उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। 81 करोड़ लोगों को प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज फ्री दिया जा रहा है कोरोना काल से, और अगले 5 साल तक दिया जाएगा। ये भारत के विकास की गाथा है। अब देखिए, एक तरफ हम जहां जनता के, गरीब के उत्थान की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए आज ही हमारे पीएम मोदी जी ने जो रेलवे के उन्नयन, स्टेशनों के उन्नयन की और कायाकल्प की जो शिलान्यास किया है, कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया है। तकरीबन 2000 करोड़ के काम जो किए हैं, और 2010 के पहले रेलवे का जो बजट हुआ करता था वो 45,000 करोड़ हुआ करता था, आज 2.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। तो देखिए ये विकास की बात। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम इतना काम कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल पुलिया बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा। आप सिर्फ युवाओं की जब बात करते हैं तो नौकरी की बात करते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम स्वरोजगार की बात करते हैं। तो हम जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना का विकास करते हैं, वहां लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरी तरफ हम स्वरोजगार स्थापित करते हैं। इसी के बीच में तमाम सारी चीजें हैं, उसी के बीच में आप कह रहे हैं कि आप उस नब्ज को टटोलिए। अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या जो नेता है, अगर लगता है आपको कि वो व्यथित है, वहां से तो अपने पाले में लाइए खुले तौर पर। देखिए, जो व्यक्ति राष्ट्र के उत्थान के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है कि राष्ट्र प्रथम, उसके साथ जुड़कर समाज सेवा का कार्य करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत है, क्योंकि वो भी इस देश का नागरिक है और वो इस जो यज्ञ जो चल रहा है देश के विकास को परम वैभव पर ले जाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, अगर उसमें वो आहुति देना चाहता है तो निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत क्यों नहीं करेंगे। वो इस देश के नागरिक हैं। मैं निष्ठावान कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उनके बारे में माननीय हमारे आदरणीय दादा प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे थे, तो ये भी एक निष्ठावान कार्यकर्ता, इनकी भी कद्र नहीं बची। निष्ठावान कार्यकर्ताओं की तो कांग्रेस पार्टी में कद्र कहां बची है? इनकी पार्टी में बात को आगे बढ़ाऊंगा मंजरी राजेश जी। इनकी पार्टी में ऐसे लोगों को अध्यक्ष बना दिया जाता है जो ये कहते हैं पार्टी गई तेल लेने, और फिर वो अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं ऐसे वरिष्ठ नेताओं को। तो ये पार्टी की हालत है, भगदड़ मची हुई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई है। तो आज पार्टी सुरेश जी के पास में आता हूं। सुरेश शर्मा साहब, बात हम चुनावी मंत्र की कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उस रणनीति की 370 वोट, और उस रणनीति में कहीं ना कहीं वो आप भी थे। अमित शाह जी जब भोपाल आए थे, तमाम सारी चीज़ें उन्होंने कही थी, आप पूरे समय वहाँ पर मौजूद थे। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बना रही है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि इसका जो माइक्रो मैनेजमेंट है और ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं उसकी माइक्रो मैनेजमेंट के तहत
किस रूप में देखते हैं इस चुनावी मंत्र को? क्योंकि अमित शाह जी आए थे, तमाम सारी चीजें कह के गए हैं, और वो कह रहे हैं कि अब इस बार हम क्लीन स्वीप करेंगे और इसी के जरिए जो चाहे वो 370 वोट बढ़ाने की बात हो या तमाम सारी चीजें उन्होंने कही। सर, किस रूप में देखते हैं? मैं दो बातों से अपनी बात शुरू करता हूं जी। सबसे पहले तो दादा प्रताप भानु शर्मा जी को जो निमंत्रण दिया जा रहा था मंजरी जी के माध्यम से, तो मेरे को लगा कि 2 मिनट और पूरा हो जाए, हो सकता है टीवी चैनल पे ही सेटल हो जाए। जी। और दूसरा नहीं दिया, मैंने ये कहा कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो। छोटी बहन है हमारी। आप बाद में मंजरी जी छोटी बहन है हमारी, वो तो सेटल है मामला। जी हाँ, जब मैं दूसरा ये कहना चाह रहा था, देखिए कांग्रेस ने आपने जो कांग्रेस के 3 बिंदु बताए हैं, NOC जी, यानी कि इन्होंने NOC दे दी जी, और कांग्रेस को वोट देने वालों को इन्होंने C कैटेगरी में रखा है। आप उसको इस सारे मतलब समझिए, क्योंकि जो आप बोल रहे हो, जो आप लिख रहे हो, जो आप संदेश दे रहे हो, वो दूर तक जाता है। तो यदि आप अपने कांग्रेस के वोटर्स को आप लिखते ना, भाई हमको जो वोट देने वाला है उसको आप C में लिखिए, तो पहले C लाइए आप, और फिर O लाइए, और फिर N लाइए कि हमको नहीं वोट देने वाला है वो कौन है, सस्पेंस वाला कौन है। तो आपने पहले ही NOC और लास्ट में C, जो आपको वोट देने वाला उसको C कैटेगरी में डाल। ये आपकी व्यू रचना का एक हिस्सा है जी। ये 2 बातें मैंने कही। अब आती है अमित शाह जी का जो दौरा हुआ वो जी, और कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा जो किया जा रहा। अमित शाह जी, ये बात सच है कि माइक्रो मैनेजमेंट के इस समय चाणक्य हैं जी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2014 में जो दिखाया था वो पूरी राजनीतिक पार्टियों ने देखा है, मैंने भी देखा है। और उस समय उन्होंने जिस प्रकार का प्रबंधन किया था, उस समय कौन मानता था कि भाजपा इतनी ज्यादा सीटें लेके चली जाएगी, लेकिन वो उनके प्रबंधन का मामला था। और उस प्रबंधन का मैं तत्व है, मेरे पास वो किताब रखी है, क्यों हुआ भारत मोदी में, बड़े एक समाचार पत्र है, उनके दिल्ली के उप संपादक ने वो किताब लिखी है। और उसका मैं एक अंश आपको बताता हूं जो मैंने पढ़ा है, मैंने 1-2 बार कोट भी किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह से सवाल पूछा कि आप उत्तर प्रदेश के बारे में ये दावा कर रहे हैं कितनी सीटें जीतेंगे, उसका बेस क्या है। तो अमित शाह ने उन्हें जवाब दिया कि आप मुझे कोई भी क्षेत्र में, यानी उत्तर प्रदेश के नक्शे पे उंगली रख करके बता दीजिए, तो मैं ये बता दूंगा आपको कि ये अमुक गांव है, इस गांव में इतने वोटर हैं, इतने घर हैं, इन वोटर्स में से हमारा मतदाता कितना है, समाजवादी पार्टी का मतदाता कितना है, जातिगत समीकरण के आधार पर क्या है। और जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो अमित शाह जी ने उस गांव की जो व्यवस्था मैंने अभी पहले उल्लेखित की, वो सारी उन्हें बता दी। किताब में वर्णन है, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात। जब उन्होंने ये किताब का वर्णन में ये लिखा, तो इसका मतलब ये है कि अमित शाह जी खोरी बातें नहीं कर रहे हैं, गंभीरता की बातें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब वो आए, मैं 2 किस्से सुनाता हूं आपको, ये सबको मालूम है, और दादा तो बहुत सीनियर है, उनके सामने इस तरह की बातें कई बार लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल जाता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि अमित शाह जी के सामने एक बैठक हुई, और उस बैठक में जब 3 या 4 लोग गए जो प्रमुख लोग थे, उन्होंने पूछा कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जिनके आधार पर आपने तथ्य एकत्रित किए हैं। तो उन्होंने कहा जी डॉक्यूमेंट तो नहीं, हमें कंठस्थ याद है। तो अमित शाह बैठक छोड़ करके चले गए, और उन्होंने कहा कि मैं तथ्यों और जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं उसके साथ बात करता हूं, आप अगली बैठक में आइए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी जब भी मध्य प्रदेश में आते हैं या किसी भी राज्य में जाते हैं, तो आज ऐसा विश्वास है कि उनके द्वारा कही गई बात को जमीन तक एग्जीक्यूट करने के लिए भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की फौज है। ये ही कमी कांग्रेस को अखरती है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है राष्ट्रीय स्तर का, वो आजकल जातियों की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि प्रताप भानु जी भी स्वयं सहमत नहीं होंगे, लेकिन टीवी पे वही बोलेंगे जो बोलना चाहिए। क्या इस देश में कांग्रेस जातिवाद की बात करके राजनीतिक सत्ता को उखाड़ फेंकने की स्थिति में है? क्या आपको अपना विजन नहीं बताना पड़ेगा? आप जिस MSP की बात कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, वो रिपोर्ट कौन सी है? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट किसने, स्वामीनाथन कमेटी बनाई? मनमोहन सिंह जी ने। किसने उसको रिपोर्ट किस कार्यकाल में आई? मनमोहन जी के कार्यकाल में। रद्दी की टोकरी में किसने डाला? मनमोहन जी ने। धूल किसने झाड़ी? नरेंद्र मोदी ने। चरणबद्ध तरीके से लागू किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो आप ये बताइए कि जो चीज चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और फंडिंग सरकार की फंडिंग के आधार पर लागू की जा रही है। चलिए सूरज जी, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। प्रताप भानु शर्मा, मुझे लगता है प्रताप भानु शर्मा साहब वरिष्ठ
कांग्रेस नेता तमाम सारी चीजें उनसे, उनके चश्मे से, उनकी नजर से अलग नहीं है। प्रताप भानु शर्मा साहब, जिस तरह से सुरेश शर्मा साहब जिक्र कर रहे थे जिन चीजों को लेकर, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी जिस स्तर का होमवर्क कर, हम कहते हैं कि नहीं लगातार वो जीत रहे हैं, वो एक इतिहास रच रहे हैं, जो होमवर्क भारतीय जनता पार्टी इस समय करके आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये कमी कांग्रेस में है और यही कारण है कि इस तरह की चीजें हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? जवाब चाहूंगा। मैं दो ही विषय पर अपने बात रखूंगा जी। एक तो जो आपने उठाया राजेश जी, कमी कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस कमी है भाजपा के नेतृत्व में और भाजपा की कार्यशैली में। उन्हें क्यों जरूरत पड़ रही है अशोक चौहान को लेने की, उन्हें क्यों जरूरत पड़ रही है दल बदल कराने की, उन्हें क्यों जरूरत पड़ रही है नीतीश कुमार को अपने पाले में लेने की, उन्हें क्यों जरूरत पड़ रही है कांग्रेस के अन्य नेताओं को और कार्यकर्ताओं को अपनी ओर मिलाने की। वो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बीजेपी क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि उनके अंदरूनी मामलों में सहमत नहीं है, उनके अंदरूनी मामलों में वो ताकत नहीं है और किसी भी तरह से उसकी क्षतिपूर्ति वो करना चाहते हैं। सर एक सवाल ये भी नहीं, सर ये सवाल ये भी नहीं बनता है कि कांग्रेस क्यों नहीं रोक पा रही है? वो क्यों परेशान कर रहे हैं? सर एक सवाल तो ये भी बनता है कि ममता बनर्जी को, सर एक सवाल ये भी तो बनता है कि कांग्रेस क्यों नहीं रोक पा रही है अपने नेताओं को? उपयोग करके आप राष्ट्रीय नेतृत्व को झुकाने का प्रयास करें, ये मिसयूज ऑफ पावर है, ये डिक्टेटरशिप है। इसका पहली बात का जवाब तो ये है। दूसरा, सुरेश जी ने कहा कि कांग्रेस के टाइम पर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट बनी थी। हाँ, स्वामीनाथन कमीशन बना था और खेती की गहराई तक, क्योंकि स्वामीनाथन से बढ़कर कोई कृषि विशेषज्ञ आज तक भारतवर्ष में नहीं हुआ जिन्होंने अन्न उत्पादन से लेकर उसके समर्थन मूल्य तक की बात करी है। उसको रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका। यदि उसमें 250 रिकमेंडेशन थी, उसमें से 140 मनमोहन सिंह जी के टाइम पर लागू कर दी गई थी। एमएसपी हो जाना चाहिए थी। चलिए सर, मैं छोटा छोटा कमेंट्स लूंगा, वक्त कम है। मैं चाहता हूं कि एक राउंड और हो जाए। सर चलिए, मैं चाहता हूं एक राउंड और हो जाए। मंजरी जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं सुरेश शर्मा साहब के पास में आऊंगा। मंजरी जी। जी, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को डब्बे में डालने के बाद नहीं, वो कह रहे हैं कि जरूरत क्यों पड़ रही है जब सब सारी चीजें, फिर आपको जरूरत क्यों पड़ रही है लोगों की? डायलॉग करने ठीक है सर, हम कब कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए? भानु शर्मा साहब ठीक है सर, अन्नदाता को जो सर वक्त कम है, मैं चाहता हूँ एक मिनट के कमेंट्स दोनों मेहमानों के आ जाएं। चलिए देखिए, हम कब कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए? भाई जो आना चाहता है हम उसे रोकेंगे थोड़ी, जो इस देश के विकास की धारा में जुड़ना चाहता है हम उसे थोड़ी रोकेंगे। हर बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करने की आदत पड़ गई है कांग्रेस की। जो भी ब्लेम करना है भारतीय जनता पार्टी के। आप अपने में आत्ममंथन क्यों नहीं करते? आपके नेता क्यों जा रहे हैं? आप उन्हें क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आज कांग्रेस के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी इस देश की हुआ करती थी, आज कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची हुई है? पतझड़ का मौसम क्यों चल रहा है कांग्रेस में? करवा रहे हैं जी, सौदेबाजी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया को ले लिया आपने, कैसे सिंधिया जी का अपमान हुआ? सिंधिया जी ने किसानों की मांग उठाई। क्या आपने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ करिए? तो कमलनाथ जी ने कहा आप सड़क पे आ जाइए, हम नहीं करेंगे। तो सिंधिया जी ने बीजेपी ज्वाइन की। सिंधिया जी की दादी अम्मा बीजेपी में थी। सबसे पहले सिंधिया जी के पिताजी बीजेपी में थे, जनसंघ से जुड़े थे। तो मैं समझती हूँ सिंधिया जी अगर आए हैं तो विचारधारा के साथ जुड़कर आए हैं। और दूसरे उनके साथ जो मंत्री विधायक आए थे दादा, वो देखिए जब कांग्रेस में चुनाव लड़े वो 2000 और 3000 वोटों से जीते थे, और जब वो चुनाव लड़े बीजेपी में आकर तो 50,000 और 65,000 तक जीते। ये फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और जो विकास की जो धारा बह रही है अविरल रूप से, पहले जो विकास चलता था बैलगाड़ी पर, आज बुलेट ट्रेन पे चल रहा है। ये देख रही है जनता। चलिए मैं छोटा सा कमेंट में, चलिए जनता पार्टी को चलते चलते सुरेश शर्मा साहब से एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। सुरेश शर्मा साहब, तमाम सारे मंत्र की चर्चा हो रही, तमाम सारी चीजों की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक जो रणनीति है कि सीधे खुले तौर पर अब वो कहा जा रहा है, कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है, नेताओं से कहा जा रहा है, यहां तक कि कहा गया कि कार्यकर्ताओं से कहा गया तो आप तो जो कांग्रेस का नाराज कार्यकर्ता है जो बूथ पर काम करता है, अगर उस पर नजर रखिए, उसको अपने में लाइए, नेताओं को हमारे हिस्से में छोड़ दीजिए। सर जितना खुलकर ये हो रहा है, शायद पहली बार हो रहा होगा ऐसा।
नहीं, मैंने तो पहली बार एक चीज ये भी देखी है जी। कि कोई राष्ट्रीय नेतृत्व है या प्रादेशिक नेतृत्व है, वो अपनी आप संख्या को बढ़ाना चाहता है और अन्य दलों के प्रभावशाली नेताओं को भी लेना चाहता है। जी। मैं ये भी साथ के साथ देखता हूं कि जो प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी कभी रही है और उसके नेता अपने साथ में प्रभावशाली अपने कार्यकर्ता को भी खड़ा नहीं करना चाहते। जी। ये राजनीति का बेसिक अंतर है इसके चरित्र को। लेकिन इसकी एक चिंता जरूर है कि सशक्त विपक्ष देश में चाहिए, और वो सशक्त विपक्ष का स्थान कौन लेना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस स्थान खाली कर रही है। कौन लेना चाहता है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अब ये कह रहा है कि एक नए विपक्षी पार्टी की जरूरत है, और मुझे लगता है देश को इस अपेक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। चलिए, बेहतर बात सुरेश शर्मा साहब कह रहे हैं, और जिस तरह से तमाम सारे मंत्रों की बात हो रही है, तमाम सारी रणनीति की बात हो रही है, क्योंकि चुनाव है और जाहिर सी बात है कि अपने अपने तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर दोनों ही दल, खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो, विपक्ष में बैठी कांग्रेस, अपने अपने तरीके से अपनी रणनीति को और पुख्ता और तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम सारे चुनावी मंत्र भी हैं जो उनके वरिष्ठ नेता अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को दे रहे हैं। देखना होगा कौन कितना कामयाब इस मिशन में होता है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।